Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan. Today we are here to discuss the solution of Spot Test 4 held on 6th of February 2025. Let's start our discussion. The first question is which of the following curves correctly represent the variation of capacitive reactance XC with frequency f? अगर हम लोग यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब भी कभी कोई क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वहाँ ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑप्शन विल बी 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. The voltage of an AC source varies with time according to the equation V is equal to 200 sin 50 pi t into cos 50 pi t, where t is a second and V is in volt. Then चार ऑप्शन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड पीक वोल्टेज पूछा गया, क्या होगा. सबसे पहले जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग वोल्टेज का. तो किसी भी एसी सोर्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एन एसी वोल्टेज V is equal to V0 into sin ओमेगा टी. जबकि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो साइन और कॉस दोनों में दे रखा है. अगर हम लोग गिवन फंक्शन की बात करें तो v इक्वल टू दैट इज 200 इंटू साइन ऑफ 50 पाई टी इंटू कॉस ऑफ 50 पाई टी, कॉस ऑफ 50 पाई टी. क्या करें अगर उसको उस फॉर्मेट में लाना है तो 200 डिवाइडेड बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, इसी टर्म में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए ताकि एक फार्मूला यूज़ कर सके हम लोग साइन 2 थीटा का, जो कि होता क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये वैल्यू क्या मिला 100 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 50 पाई इंटू टी, दैट इज 100 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी. अब कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से. जैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो V0 का वैल्यू कंपेयर करने पर V0 का वैल्यू आ गया 100 वोल्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. यहाँ पे दे रखा है पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 200 वोल्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. लेकिन अगर यहाँ पे कंपेयर करें ओमेगा का, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ मेंशन वैल्यूज है 100 पाई, पाई से पाई कट हो गया तो फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज. इट मीन्स एसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा इस वोल्टेज पर वो होगा 50 हर्ट्ज. ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In an LR circuit, the inductive reactance is equal to 2 times of the resistance R. यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL इज इक्वल टू है R के बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर. एंड EMF E is equal to E0 cos omega t applied to the circuit. The power consumed in the circuit. कि दे रखा है यहाँ पे सीरीज LR सर्किट, सीरीज LR सर्किट. इसका इम्पीडेंस क्या होगा तो दैट इज Z इक्वल टू अंडर रूट इम्पीडेंस इन सीरीज LR सर्किट इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ XL का स्क्वायर. और गिवन क्वेश्चन में XL जो है वो 2 टाइम्स ऑफ R दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ R दे रखा है. तो यहाँ पे Z का वैल्यू हो गया अंडर रूट R स्क्वायर, XL का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन दैट इज 2R का होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 5R स्क्वायर इम्पीडेंस. जैसे इम्पीडेंस मिला तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है E इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी. पूछा गया पावर, तो पावर यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर कंज्यूम, पावर P इक्वल टू फार्मूला जानते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई. VRMS IRMS को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज और इम्पीडेंस के टर्म में, दैट इज VRMS डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस Z. कॉस फाई पावर फैक्टर होता है R बाई Z. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास VRMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर.
सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं पावर कंज्यूम, तो पावर P इक्वल टू VRMS का वैल्यू। देखिए यहाँ गिवन इक्वेशन में E इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी, ये है आपका पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू अगर ये दे रखा है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू V नॉट, दैट इज पीक वैल्यू इक्वल टू E नॉट, जहाँ पे VRMS क्या होता है, VRMS वैल्यू ऑलवेज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तो क्या RMS की जगह पे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग E नॉट डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R और Z स्क्वायर, Z का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 5 √5R स्क्वायर, तो Z स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू R स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट कितना आ गया E नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, और ये R से एक R कट हो गया दैट इज 10R, ऑप्शन मिला हम लोगों को फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द RMS current in an AC circuit is 5 ampere. If the wattless current be 4 ampere, what is the power factor? देखिए पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर होता क्या, दैट इज इक्वल टू cos phi, और यहाँ पे गिवन इक्वेशन में बोल रहा है कि वॉटलेस करंट, तो वॉटलेस करंट इज इक्वल टू, फार्मूला यूज कर रहे हैं IRMS इंटू साइन फाई। वॉटलेस करंट मेंशन है 4 एम्पियर, तो यहाँ 4 लिखे, RMS वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है 5, तो 5 लिख लिए, इंटू लिखे यहाँ पे साइन फाई, तो साइन फाई आ गया, साइन फाई इज इक्वल टू 4/5। अगर यहाँ पे ट्रायंगल का यूज करें तो साइन फाई, देखिए अगर ये फेज यहाँ पे दे रखा है फाई, ये फेज फाई है, साइन होता क्या है 4 और 5 यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये बेस कितना आ गया 3, तो पावर फैक्टर पूछा गया, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/5, तो ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर। RMS वैल्यू पूछा गया यहाँ पे हम लोगों से, और टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से t, जिसके बीच में यहाँ पे ये वेव फॉर्म मेंशन किया गया। तो देखिए RMS वैल्यू की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to 2t इंटू V नॉट का स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाई 0 to t इंटू dt। लेकिन इस 0 से t के बीच में टाइम इंटरवल में एक बार वैल्यू देखो आपको मिल रहा है 0 से t/3 के बीच में V नॉट है, जबकि t/3 और 2t/3 के बीच में यही वैल्यू 0 है, और 2t/3 से t के बीच में फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है V नॉट। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग। ब्रेक किए पहले फर्स्ट पार्ट में 0 से t/3, तो ये वैल्यू आ गया V नॉट का स्क्वायर इंटू dt, प्लस फिर यहाँ पे ब्रेक किए इंटरवल t/3 और 2t/3 के बीच में, ये वैल्यू है 0 dt, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक किए इंटरवल 2t/3 से t के बीच में, ये वैल्यू दे रखा है V नॉट का स्क्वायर इंटू dt, जबकि यहाँ 0 से t के बीच में होल यहाँ वैल्यू आ गया सॉल्व करने पे t, लिमिट लगा दिए 0 से t के बीच में, ये वैल्यू हो गया 0, V नॉट स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन आया t, लिमिट पुट कर दिया 0 से t/3, प्लस अगेन ये V नॉट स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है बाहर लिख लिए, फिर अगर dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट कर दिया गया 2t/3 से लेके t के बीच में, और यहाँ पे जो वैल्यू आया था बेस में दैट इज वो था कैपिटल T। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये V नॉट स्क्वायर था, तो क्या किए यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज पता किए, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर इंटू अपर लिमिट पुट करने पे t/3 प्लस V नॉट स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपर लिमिट पुट किए, अपर लिमिट है t माइनस 2t/3 लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई t। देखिए अगर यहाँ से t कॉमन लिया, एलसीएम लिया, 3t माइनस 2t आ गया t/3, ये भी टर्म है t/3 के साथ में V नॉट स्क्वायर, वो भी टर्म दे रखा V नॉट स्क्वायर का t/3, तो ये वैल्यू मिल गया हम लोगों को 2 टाइम्स ऑफ V नॉट स्क्वायर बाई 3, t से t कट हो गया,
तो वी आर एम एस वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू, चूंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाए तो इधर आ गया रूट, दैट इज अंडर रूट 2/3 इंटू ऑफ वी नॉट, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, assertion and reason का क्वेश्चन. When frequency is greater than resonance frequency in a series LCR circuit, it will be an inductive circuit. रीजन दे रखा है रिजल्टेंट वोल्टेज विल लीड द करंट. सबसे पहले अगर सीरीज की बात करें, सीरीज LCR सर्किट में अगर एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें पावर और फ्रीक्वेंसी के बीच में, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और पावर, मैक्सिमम पावर, तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ, एक कर्व ड्रॉ किए कुछ ऐसा. ये वो वैल्यू है जहाँ पे पावर मैक्सिमम होता है, यानी कि करंट इस केस में मैक्सिमम मिलेगा आपको. ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट इज FR, क्योंकि FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होता है सर्किट में सीरीज LCR में. फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और ये वैल्यू जहाँ पर पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ या फिर मैक्सिमम करंट जो यहाँ पे है वो अपनी वैल्यूज़ का 1/√2 टाइम्स हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग अपर हाफ या लोअर हाफ बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग ω2, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ω1. ये कहलाता है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये कहलाता है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, असर्शन में मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज LCR सर्किट विल बी इंडक्टिव. चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू होता है 2πfL. ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. अगर ये इंक्रीज किया तो सर्किट में करंट क्या होगा, तो करंट की वैल्यू IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL. की बात करें तो यहाँ लिखे XL, यहाँ पे XL इंक्रीज तो करंट इन द सर्किट क्या होगा, डिक्रीज करेगा. करंट अगर डिक्रीज किया तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ में करंट या पावर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो ये सर्किट ड्रॉ करेगा किसको, इंडक्टिव पार्ट को. तो यहाँ पे पोर्शन क्या मिलेगा, इंडक्टिव होगा, यानी कि XL ग्रेटर देन हो जाएगा XC के लिए. अगर XL XC से बड़ा हो गया तो असर्शन में यही मेंशन किया गया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, चूँकि आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, ω1 और ω2 को F2 और F1 के टर्म में, तो असर्शन करेक्ट हो गया. रीज़न क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट वोल्टेज विल लीड द करंट. तो यहाँ पे एक हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम यहाँ मेंशन करते हैं. तो देखिए एक्स एक्सिस में कंसीडर कर लेते हैं करंट को, सीरीज LCR सर्किट की बात है. वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है 0 फेज डिफरेंस विद करंट, तो VR इधर, जबकि वोल्टेज जो होता है इंडक्टर में वो लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री, और यहीं पे कैपेसिटर अगर है तो वोल्टेज लैग करता है करंट से बाय 90 डिग्री. तो रीज़न यहाँ पे मेंशन किया गया कि रिजल्टेंट वोल्टेज विल लीड द करंट, ये भी सही है. इट मीन्स असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न इज द correct explanation of assertion. Option will be first. Next. Question number 7. Same current is flowing in two alternating circuit. The first circuit contains only inductance and the other contains only a capacitor. If the frequency of EMF AC is decreased, द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट. चार ऑप्शन दे रखा है. देखिए अगेन हम लोग बात कर लेते हैं, किसी भी AC सर्किट में करंट मेंशन किए तो IRMS इक्वल टू VRMS. फर्स्ट में दे रखा है XL, सेकेंड पोर्शन में यही करंट के लिए VRMS, और इस बार है कैपेसिटर दैट इज रिएक्टिव कैपेसिटेंस XC. XL की बात करें तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, VRMS डिवाइडेड बाई XL होता है 2πfL, जबकि यहाँ बात करें तो VRMS डिवाइडेड बाई XC होता है 1/2πfC.
क्वेश्चन में बोल रहा कि AC की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन EMF ऑफ AC इज डिक्रीज्ड, देखिए डिक्रीज किया गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो करंट इन द इंडक्टिव पार्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यहीं पे देखिए क्या आ गया, ये 2πfc ऊपर चला गया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया गया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटिव सर्किट में यही करंट अब क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, AC डिक्रीज हुआ फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे इंडक्टिव है, जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो करंट इंक्रीज, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में करंट डिक्रीज, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, in the circuit shown below what will be the reading of voltmeter and ammeter। पूछा कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगा। जरा अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इंडक्टर के अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना 400 वोल्ट, कैपेसिटर के अबाउट भी जो वोल्टेज ड्रॉप वो कितना दे रखा है 400 वोल्ट। इट मींस इस पूरे सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आई विल बी सेम, तो इट मींस बोल सकते हैं आप यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के। जैसे ही XL XC के बराबर हुआ तो ये कंडीशन कहलाता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस के कंडीशन में सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है, क्यों, बिकॉज इसमें जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। और ये भी आप जानते हैं इसी केस के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू हो जाता है 1 और करंट हो जाता है सर्किट में मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम। अगर यहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, Z मिनिमम ओनली रेजिस्टेंस के बराबर, तो करंट की बात करें तो करंट को लिख रहे हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z। Z क्या होगा यहाँ पे मिनिमम, करंट क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम, तो I इज इक्वल टू VRMS का वैल्यू देखिए हम मेंशन है 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज के साथ में। जब भी फ्रीक्वेंसी के साथ में मेंशनड वैल्यू होता है वोल्टेज का वो RMS वैल्यू है, जो कि दे रखा है आपको 240 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R, बिकॉज Z मिनिमम R के बराबर, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 160 ओम। सॉल्व किए तो आया 1.5 एम्पियर। जहाँ पे करंट का यह ऑप्शन वही होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को सेकंड। और पूछा गया यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज इन द सर्किट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, बिकॉज VL बराबर VC है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 240 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो 240 वोल्ट और एमीटर की जो रीडिंग होगी वो 1.5 एम्पियर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, a transformer is used to light a 120 watt and 130 watt lamp from a 240 volt mains। used to it means ये आउटपुट पावर हो गया, from a 240 volt means it means ये इनपुट वोल्टेज है। if the main current is 0.6 ampere it means it is also a input current। the efficiency of the transformer, देखिए एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर के रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। आउटपुट पावर कितना दे रहा है यहाँ पे वैल्यू 120 वाट, तो 120 वाट लिख लिए, डिवाइडेड बाय इनपुट के लिए वोल्टेज दे रखा है 240 वोल्ट एंड करंट दे रखा है 0.6, तो पावर बराबर P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो क्या यहाँ पे पावर की जगह पे लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज इक्वल टू 120। वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है 240 इंटू करंट का वैल्यू दे रखा है 0.6। तो यहाँ पे पूछा गया परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज में एफिशिएंसी पता करने के लिए 120 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 6, बिकॉज 0.6 से ये 10 कट हो जाएगा ये वाला वैल्यू, इंटू क्या किए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व किए तो रिजल्ट आया 83.33%, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, what is the de Broglie wavelength of a alpha particle accelerated through a potential difference V। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात किया गया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग h अपॉन पी, क्या वेयर p इज द मोमेंटम, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट,
क्या इसी h अपॉन p को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। और फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से ये भी जानते हैं हम लोग कि जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन किसके बराबर होगा, E इंटू वी, वेयर V इज द वोल्टेज, या Q इंटू वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लिए काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग दैट इज H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम। इसी E को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को Q मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ Q लिख रहे हैं, इंटू क्या लिखे डेल्टा V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंशन कर दिया हम लोग डेल्टा V से। बोल रहा है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उसको बोलते हैं 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, जिसके पास मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन, लेकिन चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किए, सॉल्व करते तो रिजल्ट आता है कितना, H का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, लेकिन 4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई, इंटू चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट किए इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू डेल्टा V, यानी V लिखे। सॉल्व करते तो ये रिजल्ट आता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट V, लेकिन एंगस्ट्रॉम में वेयर V इज द अप्लाइड पोटेंशियल, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। For the Bohr's fourth orbit of circumference 2 pi r, the de Broglie wavelength of a revolving electron will be। देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है L इक्वल टू होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जहाँ पे n क्या है ऑर्डर वो दे रखा है आपको कितना, फोर्थ ऑर्बिट। ऑर्डर मतलब ऑर्बिट का कितना ऑर्डर होगा, तो यहाँ दे रखा है 4। अगर यहाँ बात कर रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू जानते हैं हम लोग H अपॉन एम वी। क्या यहाँ से एम वी के बारे में पता करें तो m इंटू वी इज इक्वल टू n का वैल्यू 4 इंटू एच डिवाइडेड बाई r, नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 पाई इंटू r, यानी कि एम वी का जो वैल्यू आ गया 2 से ये कट हो गया दैट इज 2h डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। यहाँ पे पुट कर दिया तो लैम्डा इक्वल टू h, एम वी का वैल्यू पुट किया गया 2h डिवाइडेड बाई पाई आर, तो पाई आर ऊपर आ गया तो लैम्डा इक्वल टू मिला पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। An electron of mass m when accelerated through a potential difference V has de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength associated with the proton of mass capital M accelerated through the same potential difference will be। अभी जस्ट मेंशन किया गया यहाँ पे कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो H अपॉन P इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m Q into delta V, where delta V is the potential difference. According to question, potential difference same, प्रोटॉन है और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, डिफर क्या करेगा मास, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन में मेंशन है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल m से मेंशन किया गया, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन को कैपिटल M से मेंशन किया गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं स्मॉल m से और मास ऑफ प्रोटॉन आ गया कैपिटल M। पूछ रहा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का पूछा गया, तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन लैम्डा p इज इक्वल टू अंडर रूट
स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन मेंशन है लैम्डा, तो यहाँ पे लिख लिया इंटू लैम्डा। ऑप्शन कौन सा दिखा हम लोगों को? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मोमेंटम पूछा आपका फोटोन का, तो अगर फोटोन के लिए बात करें तो मोमेंटम P इक्वल टू फॉर फोटोन P इक्वल टू m इंटू सी। अगर m इंटू सी तो क्या किया यहाँ पे c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई c, और m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी E बाई सी, और E को हम लोग लिख सकते हैं h इंटू एफ डिवाइडेड बाई सी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मोमेंटम P इक्वल टू h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी की बात की तो फ्रीक्वेंसी मेंशन है 2.5 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 3, सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। सॉल्व किए तो रिजल्ट आया 5.5 इंटू 10⁻−28 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, a photocell is receiving light from a source placed at a distance of 0.5 meter. If the same source is to be placed at a distance of 1 meter, then the ejected electron. अगर हम लोग यहाँ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है किसी भी रेडिएशन का, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। नंबर ऑफ फोटॉन्स, वही नंबर ऑफ फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसको एजेक्ट कराने के लिए, किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी अगर हम लोग नंबर की बात करें और इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी जो होता है वो जानते हैं पावर अपॉन एरिया, और एरिया जो होता है वो 4πr² अगर आइसोट्रॉपिक सोर्स है तो। यानी ये जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यही इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, नंबर के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटोन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिख लिए, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसी नंबर को लिख रहे हैं n1/n2 इक्वल टू, क्या इसको r2/r1 का अब होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर फाइनल, इनिशियल दे रखा है आपको 0.5, तो 1/0.5 का होल स्क्वायर, दैट इज ये आ गया 4। यानी कि यहाँ से n2 की वैल्यू कितना मिला, n2 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 4। यानी कि जो नंबर ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वो 1/4 हो गया नंबर में, n2 इक्वल टू n1/4, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 15. The figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Which of the following is a correct statement? अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ दे रखा है फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में, जबकि उसके लेफ्ट साइड में पोटेंशियल यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में मेंशन्ड वैल्यू है पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इतना हम लोग जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है ओनली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि EV0 where V0 is the retarding potential always measure करता है maximum kinetic energy, that is maximum speed of ejected electron। यानी कहाँ से लिखे हम लोग इसको, KWT से भी मेंशन कर सकते हैं। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। अब जरा ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। बोल रहा है कर्व्स B एंड C रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग द सेम इंटेंसिटी। तो B और C के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि एक यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका है जबकि यहाँ पे ये मेंशन है, और बोल रहा है यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी, जो कि स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है तभी पॉसिबल होगा जब फ्रीक्वेंसी डिफर करेगा।
बात करते हैं कर्व सेकंड ऑप्शन के लिए। कर्व्स बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। देखो अगर यहाँ बात करें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की बात करें, लेकिन एक शब्द आ गया डिफरेंट इंटेंसिटीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, अगर इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है तो दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसने तो अलग अलग कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड की बात करें, कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, ये स्टेटमेंट अभी सही, बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है लेकिन इंटेंसिटी को डिफर कर रहा, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय ए फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मेज़र करते हैं हम लोग EV0 से, यानी कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से इनडिपेंडेंट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज पॉसिबल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज एजेक्शन तभी पॉसिबल होगा, यानी एमिशन तभी होगा जब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, और वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करें वो तो लेस देन या इक्वल हो किसके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, तभी एजेक्शन होगा, तभी एमिशन होगा। इट मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, in a photo emissive cell with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 4 lambda by 9, the speed of the fastest emitted will be. देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन k max is equal to SC by lambda माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। अगर यहाँ पे बात करें तो K1 इक्वल टू, फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं हम लोग, K1 इक्वल टू SC बाई वेवलेंथ ले रहे थे लैम्डा 1, बाद में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे माइनस फाई नॉट। एंड सिमिलरली बात करें सेकंड के लिए तो K2 इक्वल टू SC बाई लैम्डा 2 माइनस ऑफ फाई नॉट। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इस इक्वेशन को 1 बोल दिए, इस इक्वेशन को 2 बोल दिए, दोनों को माइनस किए तो K1 माइनस K2 इक्वल टू, माइनस करने पे ये इससे कट हो गया, वैल्यू क्या मिला, SC 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 यहाँ पे मेंशन, SC 1 अपॉन लैम्डा 1 दे रखा है लैम्डा के बराबर, और सेकंड केस में यही लैम्डा 2 दे रखा है 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 9, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 9, 9 ऊपर चला गया, 9 ऊपर गया यहाँ से, तो यहाँ पे 4 लैम्डा कॉमन ले लिए, तो 4 लैम्डा बाई 9 यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, इसको और सॉल्व किए, दैट इज K1 माइनस K2 इक्वल टू, 9 ऊपर गया, 4 लैम्डा एलसीएम ले लिए, 4 लैम्डा एलसीएम लिए तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 4 माइनस 9 इंटू SC, दैट इज 4 माइनस 9 इंटू SC। देखिए दैट इज इक्वल टू माइनस 5/4 इंटू SC, बिकॉज यहाँ पे SC और था, यहाँ पर SC और यहाँ पे था। देखिए इसको फिर से मेंशन कर लेते हैं हम लोग, दैट इज K1 माइनस K2 इक्वल टू, ये 4 लैम्डा ले लिए कॉमन, ये आ गया आपके पास 4 माइनस 9 इंटू SC, दैट इज K1 माइनस K2 इक्वल टू माइनस 5/4 लैम्डा इंटू SC। अगर माइनस यहाँ पे 5/4 SC बाई लैम्डा, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या SC बाई लैम्डा को लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, K1 माइनस K2 इक्वल टू माइनस 5/4 लिखे, और SC बाई लैम्डा को फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं K1 प्लस फाई नॉट के बराबर,
ऐसा मेंशन किया तो K1 माइनस K2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किए तो -5/4 ऑफ K1 -5/4 ऑफ फाई नॉट लिखे। K2 इक्वल टू क्या आ गया, तो K2 इक्वल टू यहाँ पे K1 प्लस 5/4 ऑफ K1 एंड प्लस 5/4 ऑफ फाई नॉट। यहाँ पे एलसीएम लिए 4, एलसीएम लिए 4 तो आ गया 9/4, तो K2 इक्वल टू 9/4 ऑफ K1 प्लस टाइम्स ऑफ 5/4 ऑफ फाई नॉट। यानी जो K2 है इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं K1 प्लस ऐड हो गया, यानी K2 जो है वो K1 से ग्रेटर देन होगा। K2 की बात करें काइनेटिक एनर्जी है तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मास इनटू V2 का स्क्वायर ग्रेटर देन। K1 की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 9/4 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ मास इनटू V1 का स्क्वायर, यानी कि V2 स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4 ऑफ, ये वैल्यू दे रखा है V स्क्वायर, यानी जो V2 होगा वो ग्रेटर देन क्या, इसको 3/2 टाइम्स ऑफ V लिख सकते हैं, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The Rutherford alpha particle experiment shows that most of the alpha particles pass through almost unscattered while some are scattered through large angles. What information does it give about the structure of an atom? Nucleus is positively charged. तभी वहाँ पे क्या हुआ, scattered हुआ, यानी कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया। तो यहाँ पे कुछ सॉलिड पार्ट था जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही दिखा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। एटम इज हॉलो, ये भी बात सही है। थर्ड पार्ट, द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी इन चारों ऑप्शन में ये ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। Next, question number 19. If scattering particles are 120 for 120 degree angle, then what will be at 90 degree angle? तो देखिए हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल n थीटा proportional inversely proportional to 1/sin की पावर 4 इंटू थीटा बाई 2, जहाँ पे थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ पे नंबर की बात करें तो n1/n2 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा 2/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे। साइन की पावर 4 थीटा 2 दे रखा है 90 डिग्री, तो साइन की पावर 4 90 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4, तो ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। n1 यहाँ पे मेंशन है 120, नंबर दे रखा है 120, n2 पता करना है, इज इक्वल टू साइन 90/2 45, साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, 1/√2 की पावर 4, तो इसको लिखे 1/√2 की पावर 4। साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 की पावर 4। सॉल्व किए, 1/√2 पावर 4 है तो 1/√2 1/√2 1/√2 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1/4। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा 9/16, 16 ऊपर, तो ये कितना आ गया 4/9। तो n2 इक्वल टू, तो 120 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू 4/9, ये इससे कट हो गया, तो n2 इक्वल टू आ गया 270, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम? ये 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे ये वैल्यूज पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन
करेक्ट नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 यानी एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी n के, तो यहाँ पे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये गलत हो गया। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत हो गया। रेडियस की बात करें तो रेडियस इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम में, जबकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आता है एंगस्ट्रॉम में, तो ये भी गलत हो गया। तो पूछा यहाँ पे लीनियर मोमेंट है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही मिला, क्योंकि वैसे भी जानते हैं हम लोग स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू c अपॉन 137 इंटू जेड बाई एन। अगर यहाँ पे स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी n के। तो ऑप्शन कौन सा दिखा हम लोगों को, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन हाइड्रोजन एटम इफ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 and n इक्वल टू 5 ऑर्बिट्स इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5 के बीच में, यानी n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 3 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा E इक्वल टू कैपिटल E दिया गया, तो पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो इज इक्वल टू होता है RSC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू RHC 1/n1 स्क्वायर, यानी कि ये 1/n की वैल्यू 3 दे रखा है तो ये 1/9 और माइनस n2 का वैल्यू 5 दे रखा है तो 25। इसी की वैल्यू को बोला गया है कैपिटल E के बराबर है RHC 1/9 माइनस 25, तो एलसीएम ले लिया यहाँ पे 25 इंटू 9 एलसीएम लिए तो ये आ गया 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, इसी RSC को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो मान लिया इसकी वैल्यू कितना दे रखा है K, 25 माइनस 19 आ गया आपके पास 16 इंटू K RSC डिवाइडेड बाई ये आ गया 25 इंटू 9 इज इक्वल टू E। यहाँ पे बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द इन्फिनिटी, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ई आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, लिख रहे हैं यहाँ पे RHC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेकर जाते हैं इनफाइनाइट स्टेट पे, तो n2 हो गया इनफाइनाइट, n1 हो गया यहाँ पे ग्राउंड के लिए n का वैल्यू होता है 1, तो RHC डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर ई आयनाइजेशन, और इसी RSC को अभी हम लोग कांस्टेंट के टर्म में K माने थे ये वैल्यू, तो क्या यहाँ से आप K की वैल्यू को लिख सकते हैं रिवर्स मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू कैपिटल E, तो यही वैल्यू आ गया आपके पास K के बराबर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू ऑफ कैपिटल E। तो आयनाइजेशन एनर्जी आफ्टर सॉल्विंग ये अप्रॉक्स में आता है 14.06 ऑफ E, जिसको लिखेंगे क्या 14th ऑफ E, ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज, 4 ऑप्शन दे रखा है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कन्वर्टेड टू एनर्जी यूनिट्स, या फिर टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ द न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, या लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे बात करें, मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है आपके पास, इस न्यूक्लियस, ये देखिए ये ऐसा न्यूक्लियस जिसके इनसाइड प्रोटॉन है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव से, जहाँ पे मेंशन नहीं किया वो हो गया न्यूट्रॉन। ये है आपका न्यूक्लियस, इसका जो मास होगा वो स्मॉलर मास, जो कि कंपाइल्ड फॉर्म में है, ये मास होता है इसका स्मॉलर। अगर इसको इतना एनर्जी दिया जाए
कि यही न्यूक्लियस जो बाउंड फॉर्म में है ये अपने कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ये कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये देखिए कंप्लीटली रीडिस्ट्रीब्यूट, कंप्लीटली स्प्लिट कर दे इसको, किसको, बाउंड, ये न्यूक्लियस को इसके न्यूक्लियॉन्स में। और ये न्यूक्लियॉन्स का शेप कैसा मिला आपको, स्फेरिकल। दिस इज द स्फेरिकल न्यूक्लियॉन्स जिनका मास, न्यूक्लियॉन्स जिनका मास अब कुछ ज़्यादा होगा, इसी की वजह से आपको मिलता है मास डिफेक्ट। ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रोटॉन को। तो अगर यहाँ पे मास ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का, जबकि रिएक्टेंट के लिए अगर हम लोग बात करें वो कम है, यानी कि ये वो एनर्जी जब न्यूक्लियस को स्प्लिट कर दे इसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में, कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी। या इसको रिवर्स बोला जाए, एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियॉन्स को कंप्लीटली बाउंड फॉर्म में ले आए, तो उतनी एनर्जी इसको दिया जाए कि ये अगेन बाउंड फॉर्म में आ जाए, कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट question number 23. In a fission process, nucleus A divides into two nuclei B and C, their binding energy being EA, EB and EC respectively. Then, तो देखिए फिजन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स होता है लाइटर न्यूक्लियाई में, और यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस है E जो स्प्लिट हो गया B प्लस C, दो लाइटर न्यूक्लियाई में इन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट से। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, यही बाइंडिंग एनर्जी को या एनर्जी रिलीज की बात करें तो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट, यानी समेशन ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस ऑफ समेशन ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो स्मॉलर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि EB जो होगा, EB प्लस EC बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट question number 24. 200 mega electron volt of energy may be obtained per fission of uranium 235. A reactor is generating 500 megawatt of power. The rate of nuclear fission in the reactor. रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन की बात किया तो देखिए हम लोग जानते हैं पावर जो होता है, पावर P इक्वल टू E बाई टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पूछा गया तो n से मल्टीप्लाई। तो यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ जो पूछ रहा है यहाँ से रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, द रेट ऑफ, तो रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, तो रेट ऑफ फिजन इज इक्वल टू n बाई टी इज इक्वल टू P बाई पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी, लिख सकते हैं ऐसा। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 500 मेगावाट, तो 500 मेगा तो 10 टू द पावर 6 लिखे, डिवाइडेड बाई एनर्जी, एनर्जी मेंशन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 200 लिखे, 200 मेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 mega electron volt of energy may be obtained per fission of uranium 235. A reactor is generating 500 megawatt of power. The rate of nuclear fission in the reactor. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आया आपके पास पावर, तो पावर P इक्वल टू लिख सकते हैं NE डिवाइडेड बाई T, जहाँ पे E इज द एनर्जी, T इज द टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ फिजन की बात हुई, तो रेट ऑफ फिजन दैट इज रेट ऑफ फिजन इज इक्वल टू n बाई टी,
N बाई टी को लिख सकते हैं पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन है। पावर दे रखा है 500 मेगावाट, तो 500 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई एनर्जी मेंशन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 टू द पावर 6 लिखे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना हम लोगों को जूल में, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो पर सेकंड में दे रखा है और ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ पे क्या किया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी आ गया किस पे जूल में। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आया 1.56 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेकेंड। दिस इज द फिजन रेट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 25. In case of a semiconductor, which of the following statements is wrong? Temperature coefficient of resistance is negative. Sorry, ये statement correct. Because हम लोग जानते हैं कि in case of semiconductor, on increasing temperature, conductivity of semiconductor increases. कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या होगा डिक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज, यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो ये ऑप्शन सही है। डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, ये भी हम लोग जानते हैं कि डोपिंग क्या होता है कि इम्प्योरिटी का ऐड करना, और इम्प्योरिटी को ऐड करने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होता है इंक्रीज करता है। रेजिस्टिविटी इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी सही है। बात आती है यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो जीरो टेम्परेचर अगर है तो ये बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर, लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू को स्लाइटली इंक्रीज करे रूम टेम्परेचर पे तो यही सेमीकंडक्टर स्लाइटली कंडक्टर बन जाता है। इन केस ऑफ टेम्परेचर इट बिहेव लाइक एज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी 3 बिकॉज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। ये गलत हो गया, ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज करता जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. The figure shows 2 NAND gates followed by a NOR gate. The system is equivalent to the following logic gate. अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट गेट, ये फर्स्ट गेट है, ये सेकंड गेट है। फर्स्ट गेट का आउटपुट है x, सेकंड गेट का आउटपुट है y। अगर x के लिए बात करें तो x कितना हो जाएगा दैट इज a इंटू बी, बिकॉज ये एक NAND गेट है। कब बार y की बात करें तो y क्या हो जाएगा आपके पास b इंटू सी का होल बार। अब यहाँ पे देखो दोनों का जो इनपुट है ये x और y, यहाँ पे अब मिल गया नॉर से, तो z के लिए लिखे हम लोग तो z इक्वल टू होगा x प्लस वाई, और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ का होल बार। x प्लस वाई इसकी वैल्यू पुट कर दिए तो ए बी बार प्लस ऑफ बी सी बार का होल बार। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम, जब भी यहाँ पे होल बार होता है तो जो भी यहाँ पे सिग्नल लिखा हुआ है इनपुट सिग्नल उसका इंडिविजुअल बार, तो इनपुट सिग्नल लिखा हुआ है बार ए बी बार तो उसका बार, और प्लस कन्वर्ट हो गया इसमें डॉट में, ये हो गया बी सी का डबल बार। और जब भी कभी डबल बार होता है तो वो क्या होता है सिंगल, तो ये ए बी सी बी इंटू बी मिलके ए बी सी, तो यानी कि ये बना क्या आपके पास ये एंड गेट, तो ऑप्शन विल बी इट विल बिकम एंड गेट, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट question number 27. A Zener diode having breakdown voltage equal to 20 volt is used in a voltage regulator circuit shown in the figure. The current through the diode. यहाँ से पूछा आपसे करंट थ्रू द डायोड क्या होगा, तो यहाँ पे आने वाली करंट को क्या बोलते हैं हम लोग Zener डायोड करंट, तो IZ। ये लोड रजिस्टर है, इधर आने वाली करंट क्या हो जाएगा IL। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से 400 ओम में आने वाली करंट हो गया I। ये एक जंक्शन मिला, तो इस जंक्शन पे आप लिख सकते हैं जो I होता है वो इक्वल हो जाएगा IZ प्लस IL, ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग। फिर दूसरी बात, सिंस Zener डायोड इज कंडक्टिंग,
Zener diode is conducting, अगर Zener diode एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन Zener डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो इस केस में पोटेंशियल अबाउट इंडक्टर इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल अबाउट Zener डायोड विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। तो करंट इन द लोड रजिस्टर IL इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई RL। VL का वैल्यू है 20 जबकि RL दे रखा है 2 किलो ओम, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर Zener डायोड कंडक्ट करा, तो अब करंट पता करना है I, तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है 30 वोल्ट और ये वोल्टेज आपको दे रखा है कितना 20 वोल्ट के बराबर। तो अगर करंट की बात करें इन 4 ओम रजिस्टर तो लिख सकते हैं I इक्वल टू 30 माइनस 20, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख रहे हैं 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है इसके पास 400, तो ये कितना आ गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू क्या इसको 25 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया, करंट इन इसमें आ गया लोड रजिस्टर में, तो पूछ रहा है आपसे Zener डायोड में करंट क्या होगा, तो IZ इक्वल टू I माइनस IL। I का वैल्यू दे रखा है आपको 25, IL आपने कैलकुलेट किया 10, तो ये वैल्यू आ गया 15 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट Question number 28. A germanium specimen is doped with aluminum. The concentration of acceptor atoms is 10 to the power 26 atoms per meter cube. Given that the intrinsic concentration of electron hole pair is 10 to the power 22 per meter cube, the concentration of electrons in the specimen. एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं that is called equation of equality, that is Ne into NH is equal to Ni का स्क्वायर, जहाँ पे Ni क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ne क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और NH कंसंट्रेशन ऑफ द होल। तो क्वेश्चन में द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इज 10 टू द पावर 26 और पूछ रहा है हम दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यानी एक्सेप्टर एटम्स आपको मेंशन है 10 टू द पावर 26, तो इसको पुट कर दिए 10 टू द पावर 26 पर मीटर एटम्स पर मीटर क्यूब, और जबकि Ni का कंसंट्रेशन दे रखा है 10 टू द पावर 22, तो 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 22 स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको ऊपर लेकर चले गए, सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये 10 टू द पावर 26 ऊपर गया, 26 ऊपर गया तो ये 4 बचा, इससे कट हो गया तो कितना आ गया आपके पास 18, 10 टू द पावर 18 पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 के पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो दे रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट लिस्ट में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज, चारों ऑप्शन में से जरा यहाँ पे फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माने करंट, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टिव, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा वोल्टेज ड्रॉप भी रजिस्टर में उसी डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो कितना आ जाएगा 0। सेकंड केस में अगर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो वोल्टेज ड्रॉप इन अ इंडक्टिव सर्किट वो लीड करता है करंट से 90 डिग्री, और अगर यही कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट से लैग करता है 90 डिग्री से, यानी π/2 से। आते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन मैच करते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, तो वो होगा 0, यानी ए का होना चाहिए सेकंड। तो ए का सेकंड हम लोगों को दिख रहा है, ए का सेकंड फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, ऑप्शन 2 को यानी बी को चेक कर रहे हैं। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में देख रहे हैं जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री, यानी करंट लैग होगा वोल्टेज से, रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग करेगा। तो यानी कि बी का होना चाहिए थर्ड,
तो बी का ऑप्शन 3 होना चाहिए। अब आते हैं अपने ऑप्शन के पास, तो फर्स्ट भी गलत हो गया बिकॉज बी का 4 दे रखा है। अब सेकंड एंड फोर्थ में देखते हो बी का थर्ड अभी सही है। एक और बच रहा है, अगर हम लोग एक और चेक कर लेते हैं सी के लिए, तो सी के लिए बात करें तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है वो लैग करता है करंट से 90 डिग्री, या फिर करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो यहाँ पे सी का ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट, यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट question number 30. The photodiode is used to detect the optical signal. These diodes are preferably operated in reversed bias mode because, देखिए रिवर्स बायस मोड में फोटो डायोड को हम लोग यूज़ भी करते हैं रिवर्स बायस मोड में, जिसके लिए सर्किट कुछ ऐसा, करंट और वोल्टेज के बीच में करंट होता है यहाँ पे रिवर्स, अप्लाइड वोल्टेज भी होता है यहाँ पे निगेटिव, यानी IR, और ये लिखते हैं हम लोग माइक्रो एम्पियर में। यानी कि फोटो डायोड, देखिए सिंपल सा एप्लीकेशन ऑफ डायोड की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज़ फोटो डायोड ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में ऑपरेट होने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे ऐड कर दिए P से और नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर दिए N से, तो ये हो गया रिवर्स बायस। अगर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस मेंशन तो रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पे करंट मिलता है, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूसेस हाई रिवर्स बायस करंट। तो हमेशा जो करंट होता है वो रिवर्स बायस होता है, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. A particle is executing simple harmonic motion. The ratio of potential energy and kinetic energy of the particle when its displacement is √3/2 times of its एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ SHM इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वाइल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू दे रखा है √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पे √3/2 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज पुट किए तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे √3/2 दिस इज द √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों को डिवाइड किए तो U बाई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा आपसे। देखिए द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये सॉल्व करके मिला हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर √3a/2, तो दिस इज 3a स्क्वायर बाई 4। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर √3a/2 का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 एलसीएम ले लिए तो ये कितना आ गया a स्क्वायर बाई 4, दैट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4। सॉल्व किए तो रिजल्ट आया 3:1, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. An AC circuit has resistance 600 ohm, capacitance 3 microfarad and inductance 0.27 Henry connected in series. The quality factor of the circuit. ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला 1/r √L/C, √L/C। तो 1/r सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। r दे रखा है आपको 600 ओम, √L का वैल्यू 0.27 हेनरी डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस दे रखा है 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड में। अगर यहाँ से इसको कट करें तो 3 9 और ये ऊपर गया तो कितना मिला आपको 1/600 × 10⁻⁴
इंटू ये कितना हो गया 9, तो ये अंडर रूट से बाहर 300, देखिए 300 डिवाइडेड बाई 600, तो ये आ गया 0.5, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। Equation of a plane progressive wave is given by y is equal to 0.8 sin 2 pi times t minus x by 4. On reflection from a denser medium, its amplitude becomes 3 by 4 of the amplitude of the incident wave. The equation of the reflected wave. पहले देखो यहाँ पे देखते हैं कि equation of reflected wave क्या होता है जब किसी solid यानी rigid support से टकराने के बाद ये reflect होता है। देखिए this is the incident wave. आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है जब यही वेव स्ट्राइक करे किसी रिजिड सपोर्ट के ऊपर। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री का। अगर यहाँ पे इंसिडेंट वेव दे रखा है y इज इक्वल टू, दिस इज द इंसिडेंट वेव का इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई इंटू टी माइनस एक्स बाई 4। माइनस साइन आया तो इट मीन्स जो इंसिडेंट वेव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पूछा है रिफ्लेक्टेड वेव का क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंसिडेंट वेव का 3/4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3/4 ये लिख लिया एम्पलीट्यूड, इनटू क्या लिखे साइन 2 पाई टी। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव है टकराने के बाद वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का x/4, लेकिन साथ साथ में फेज शिफ्ट भी आएगा कितने का 180 डिग्री का, इसलिए प्लस पाई यहाँ पे और मेंशन किया। ये प्लस क्यों आया, बिकॉज ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, जबकि यहाँ पे निगेटिव था, तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ वेव का। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा की बात करें तो 180 प्लस थीटा चले गए थर्ड क्वाड्रेंट पे, वहाँ पे साइन ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा और 4 से ये 2 कट हो गया, तो माइनस टाइम्स ऑफ 0.6 इंटू साइन ऑफ 2 पाई टी, लेकिन प्लस में x/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो ऑप्शन विल बी, मैच करते हैं हम लोग तो फोर्थ होगा, तो 4 विल बी आंसर। नेक्स्ट, question number 34. Two simple harmonic motion are represented by equation y1 is equal to 0.3 sin 200 pi t plus pi by 3 and y1 is equal to 0.3 cos 200 pi t. The phase difference of velocity of the particle 1 with respect to the velocity of particle 2. तो देखिए यहाँ पे अगर SHM की बात करें तो इक्वेशन दे रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी पता करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v1 इज इक्वल टू dy1/dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट हम लोग 0.3 साइन 0.3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस ऑफ 200 पाई टी प्लस ऑफ π/3 इंटू 200 पाई टी का, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 पाई और मिलेगा यहाँ पे, तो ये लिख लिया। तो इसको और सॉल्व किए तो कितना आ गया 60 पाई इंटू कॉस ऑफ 200 पाई टी प्लस ऑफ π/3। ये आ गया v1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो v2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे y2 ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कैपिटल में दे रखा है, जबकि वहाँ पे स्मॉलर में दे रखा है, तो इसको y2 लिख रहे हैं हम लोग, दैट इज dy2 डिवाइडेड बाई dt। कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन और 200 पाई टी का और आ जाएगा, तो माइनस का 0.3 इंटू 200 पाई, बिकॉज कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस साइन बाहर लिख लिए तो 200 पाई टी आ गया। यहाँ पे जो मेंशन है v1 वो कॉस का फंक्शन है और यहाँ पे साइन का फंक्शन है। फेज डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, तो क्या करें, क्या हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू देखिए क्या मिला हम लोगों को -60 पाई इंटू
साइन ऑफ 200 पाई टी, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको कॉस में, तो लिखे यहाँ पे 60 पाई इंटू कॉस ऑफ 200 पाई टी प्लस लिख लिए पाई बाई 2, बिकॉज देखिए क्या होता है कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 होने की वजह से कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, वहाँ पे कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इस पूरे नेगेटिव की जगह पे हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 60 पाई इंटू कॉस 200 पाई टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। तो यहाँ पे देखो कॉस के साथ में जो भी ये फंक्शन लिखा होता है यही कहलाता है फेज, यहाँ पे कॉस यानी हार्मोनिक फंक्शन के साथ में ये जो मेंशन्ड वैल्यू होता है ये कहलाता है आपका फेज, जबकि ये कहलाता है इनिशियल फेज, ये कहलाता है इनिशियल फेज। तो पूछा गया हम लोगों से फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू लिख सकते हैं फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2 क्यों लिखे, क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, इसलिए ऐसा लिखे ना कि फाई 2 माइनस फाई 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात की हम लोग। तो फाई 1 इक्वल टू यहाँ दे रखा है 200 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 3 माइनस ये वैल्यू पुट किए फाई 2 का 200 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 2, देखिए 200 से 200 कट हो गया, ये आ गया पाई बाई 3 और माइनस का पाई बाई 2, 6 एलसीएम हुआ, ये मिला 2 पाई, ये आ गया माइनस का 3 पाई, दैट इज माइनस का पाई बाई 6, तो फेज डिफरेंस होगा माइनस का पाई बाई 6, ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट Question number 35. The ratio of maximum acceleration to the maximum velocity in a simple harmonic motion is 5 per second. At t is equal to 0, the displacement is 4 meter. The initial phase is pi by 4. What is the maximum acceleration? सबसे पहले SHM करते हुए पार्टिकल का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कि क्या होता है a ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें जो मीन पे होगा वी मैक्स इक्वल टू किसके बराबर ए ओमेगा के बराबर। इन दोनों को डिवाइड कर दिए, जैसे ही डिवाइड किए तो ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स, इन दोनों का रेशियो ए से ए कट हो गया, ओमेगा से ओमेगा ये दे रखा है, और ये वैल्यू किसके बराबर 5 पर सेकेंड, यानी ओमेगा मिल गया 5। फिर बोला है टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। फॉर SHM के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है इन केस ऑफ SHM, दैट इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पे 5 क्या इनिशियल फेज, ये वैल्यू दे रखा आपको 4 इक्वल टू एम्पलीट्यूड पता नहीं साइन, लेकिन आपने यहाँ से ओमेगा पता कर लिया, ये आ गया 5, t बराबर 0 पे ये वैल्यू दे रखा, तो t की वैल्यू 0 पुट किए, और साइन फाई इनिशियल फेज दे रखा है पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। तो ये देखिए 4 इक्वल टू ए इंटू साइन आ गया पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1/√2, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आ गया ए इक्वल टू 4 इंटू √2, इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है 4√2 मीटर में आ गया। ये पूछा क्या आपसे, पूछा गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन तो ए मैक्स होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए का वैल्यू लिख दिया हम लोग 4√2, और ओमेगा यहाँ पे आया था इंटू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 100√2, दैट इज 100√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट Question number 36. Two oscillating simple pendulums with time period t and 6t/5 are in phase at a given time. They are again in phase after an elapse of time. तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली हम लोग टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम होता है t इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं कैपिटल N इंटू टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड। तो यही पूछ रहा है आपसे कि कब ऐसा टाइम, एलैप्स ऑफ टाइम कितना होगा कि जब दोनों दोबारा फिर से सेम फेज में हो।
तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड t है, अगर वो n ऑसिलेशन कंप्लीट करे तो जो लार्जर वाला यानी 6t/5 वाला उसको n-1 इससे एक ऑसिलेशन कम करना होगा। या फिर उल्टा बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे लार्जर वाला n ऑसिलेशन कवर कर रहा है तो यहाँ पे जो स्मॉलर वाला होगा उसको एक ऑसिलेशन ज़्यादा कवर करना होगा। यानी कि क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर n है फॉर स्मॉलर वाले t के लिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, n-1 लिखेंगे। किसके लिए, 5t लार्जर वाले के लिए, जो कि कितना दे रखा है, सॉरी लार्जर वाले के लिए दे रखा है 6t/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n-1 इंटू 6t/5। नंबर सेम फेज में होने के लिए लार्जर वाले को n-1 ऑसिलेशन कंप्लीट करना होगा। तो देखिए t से t कट हो गया तो क्या 5n = 6n-6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, n = 6, n = आ गया 6, यहाँ पे पुट कर दिए तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, दैट इज टाइम t = n इंटू कैपिटल T, दैट इज 6t। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। A spring is stretched by a 10 centimeter by a force 25 Newton. The time period of oscillation when the mass of 10 kg is suspended by it. देखिए अगर टाइम पीरियड की बात करें स्प्रिंग के केस में, तो टाइम पीरियड t = स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में t = 2π√m/k, जहाँ पे k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता बिकॉज यहाँ पे मास दे रखा है हम लोग को, लेकिन k नहीं पता। तो उसके लिए जानते हैं हम लोग जो स्प्रिंग फोर्स होता है F = क्या, उसको kx लिख सकते हैं। F का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 25 = k और x दे रखा है, यानी कितना स्ट्रेच, बिकॉज x इज द डिफॉर्मेशन, और वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो उसको 10 × 10⁻⁻2 कन्वर्ट कर लिया उसमें मीटर में। तो k = आ गया यहाँ से 25 ये हो गया 0.1, बिकॉज ये आ गया यह 0.1, दैट इज 250। ये वैल्यू मिल गया 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। k का वैल्यू आ गया। तो टाइम पीरियड t = 2π, मास दे रखा है आपको 10 kg और k का वैल्यू आया 250। 10 से ये कट हो गया 5, 25 अंडर रूट से बाहर, तो ये आ गया 2π/5 इंटू सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ गया 2π/5 सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। An organ pipe P1 closed at one end, vibrating in its second overtone, and another pipe P2 open at both ends, vibrating in fourth overtone or in a resonance with a given tuning fork. The ratio of length of the P1 to P2. अगर ऑर्गन पाइप वन एंड पे क्लोज होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ ओवरटोन्स पता करने के लिए, चूँकि ऑड हार्मोनिक्स बनता है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे बोला गया सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन के लिए नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कितना हो जाएगा, 1 पे नहीं 3 पे मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे F1 लिख रहे हैं, दैट इज NV/4L1 लिख ले रहे हैं क्लोज के लिए, जहाँ पे N क्या होता है, हमेशा ऑड हार्मोनिक्स होती है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो 3 पे मिलता है फर्स्ट ओवरटोन, तो 5 पे क्या मिलेगा, सेकेंड ओवरटोन। यहाँ पे मेंशन है सेकेंड ओवरटोन, तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5, यानी F1 जो लिखे, frequency of closed organ pipe will be equal to 5V/4L1 फॉर सेकेंड ओवरटोन के लिए। लेकिन वहीं पे अगर ओपन के लिए बात करें, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन F2 इज इक्वल टू NV/2L2 लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर nth हार्मोनिक, तो यहाँ पे बात करें फॉर nth हार्मोनिक्स इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर nth हार्मोनिक, अगर nth हार्मोनिक होगा तो यहाँ पे एक हमेशा कम मिलेगा, n-1th
ओवरटोन होता है, n-1th ओवरटोन। अभी नंबर ऑफ, ये ओवरटोन कितना दे रखा है 4th, अगर नंबर ऑफ ओवरटोन 4th है तो यहाँ पे हार्मोनिक्स कितना होना चाहिए 5, तभी 5 - 1 यहाँ पे ओवरटोन मिलेगा, यानी कि F2 की जो वैल्यू होगी वो भी कितना हो गया 5V डिवाइडेड बाई 2L2। लास्ट में स्टेटमेंट मेंशन किया गया कि देखिए रेजोनेंस, दोनों के दोनों किस में रेजोनेंस में, तो फॉर रेजोनेंस के लिए F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। ये किसके लिए लिखे हम लोग फॉर रेजोनेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 5V डिवाइडेड बाई 4L1 इज इक्वल टू 5V डिवाइडेड बाई 2L2। 5V कट हो गया। पूछा है आपसे कि रेशियो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 जो कि कैसा था क्लोज, और लेंथ ऑफ P2 की बात करा जो क्या मेंशन कर रहा था यहाँ पे L2, तो यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या आ गया L1 बाई L2, L1 बाई L2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इज इक्वल टू ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1/2, तो हो जाएगा 1:2, ऑप्शन विल बी 2, that is 1:2, option will be 2. Next, question number 39. Length of a sonometer wire between two fixed end is 156 centimeter. If the fundamental frequencies are in the ratio of 2:3:4, then what is the ratio of length of these segments of the wire? अगर हम लोग सोनोमीटर वायर के लिए बात करें, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, बिकॉज आप जानते हैं 1/2L/T/μ, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो यहाँ से L जो होगा लेंथ हो जाएगा 1/ फ्रीक्वेंसी के, तो सेगमेंट का लेंथ लिख रहे हैं L1 रेशियो L2 रेशियो L3 इज इक्वल टू 1/F1 रेशियो 1/F2 रेशियो 1/F3। फ्रीक्वेंसी का रेशियो दे रखा है 2:3:4, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 12 यहाँ पे एलसीएम मिलेगा, तो 12 से अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 6, 12 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, रेशियो क्या मिला आपको 3, तो 6:4:3, तो ऑप्शन विल बी क्या हो जाएगा 4th। Next, question number 40. A transverse wave is represented by y is equal to 4 sin omega t minus kx centimeter. The value of wavelength in centimeter for which the wave velocity becomes equal to the maximum particle velocity will be. तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है y is equal to 4 times of sin of ओमेगा टी माइनस के एक्स। फॉर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वी पी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन कैसा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, बिकॉज ये y जो है ये फंक्शन है टाइम का भी और ये y जो है फंक्शन है वो x का भी है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड x। पता करना है पार्टिकल वेलोसिटी, तो इसी डिस्प्लेसमेंट को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 4 इंटू ओमेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल वी पी लिख रहे हैं, वी पी इज इक्वल टू कंपेयर करा दिए इसको वी नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स से, तो इसी पार्टिकल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वी पी, पार्टिकल का जो मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे वी नॉट, वो किसके बराबर है 4 इंटू ओमेगा। ये कहाँ से पता चला, यहाँ से देखकर। फिर क्या बोला इक्वल टू द वेव वेलोसिटी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। अब बोला है दोनों इक्वेट कर दिए, वी पी मैक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है वेव वेलोसिटी v के। वी पी मैक्स था 4 ओमेगा के बराबर, ये है ओमेगा बाई के के बराबर, जहाँ पे के क्या है प्रोपगेशन कांस्टेंट, ओमेगा ओमेगा कट हो गया तो के की जगह पे लिख सकते हैं 1/4, और ये होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट तो 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से सॉल्व किए तो लैम्डा कितना आ गया भाई, लैम्डा इज इक्वल टू 8 इंटू पाई। इक्वेशन शुरू में दे रखा था ये सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 8 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट
Question number 41. In a p-type semiconductor, the acceptor level is situated 80 milli-electron volt above the valence band. The maximum wavelength of light required to produce a hole will be. देखिए यहाँ पे एनर्जी दे रखा है, तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू होता क्या भाई, SC बाई लेमडा, SC बाई लेमडा। तो SC बाई लेमडा यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, पूछ रहा है आपसे लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई कैपिटल E एनर्जी। H और C का वैल्यू इसको पुट किए 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी दे रखा है 80 मिली। ध्यान दीजिएगा ये 80 मिली है तो 10 टू द पावर -3 लिख लिए। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वैल्यू पुट किए 12400, तो ये आंसर किस में आएगा आपका, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में, और जैसे ही अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा सॉल्व करने पे 1.55 into 10 to the power -5 meter will be answer. तो option will be first. Question number 42. The concentration of whole electron pairs in pure silicon at T is equal to 300 Kelvin is 5 into 10 to the power 15 per cubic meter. Antimony is doped into a silicon in a proportion of 1 atom in 10 to the power 9 silicon atoms. एंटीमनी यानी हम लोग जान के पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर रहा है, तभी यहाँ पे एंटीमनी आया। Assuming that 1/4 of the impurity atom contribute electron in the conduction band, 1/4 only, calculate the factor by which the number of charge carriers increases due to doping. The number of silicon atoms per cubic meter ये मेंशन किया गया 8 into 10 to the power 30। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन N इनिशियल NI इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। ये गिवन वैल्यू दे रखा है 5 into 10 to the power 15, 5 into 10 to the power 15 प्लस 5 into 10 to the power 15, तो ये कितना आ गया 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। अब जैसे एंटीमनी यानी कि यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन किसका है, एंटीमनी का दे रखा है 1 एटम इन 10 पावर 9 सिलिकन। एंटीमनी यानी कि यह आ गया डोनर, तो ND कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयन ND। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डोपिंग हो गया पेंटावैलेंट का, तो कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग की लिख रहे हैं हम लोग, डोपेंट का। तो ये दे रखा है आपको 8 into 10 टू, टोटल नंबर कितना दे रखा है 8 into 10 to the power 30, जिसमें डोपिंग कितना किया गया 10 to the power 9 का। तो ये वैल्यू कितना आ गया भाई 8 into 10 to the power 21 पर क्यूबिक मीटर आ गया ये ND। उसी में बोल रहा है एज्यूमिंग दैट 1/4 ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, यानी कि इस केस में कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1/4 है टोटल किसके, डोनर के ND के, यानी 1/4 होने की वजह से ये वैल्यू कितना आ गया 2 into 10 to the power 21 पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई, फाइनल कंसंट्रेशन N फाइनल इज इक्वल टू NE प्लस NH। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, बिकॉज अगेन बात कर रहे हैं कि डोपिंग जो है वो पेंटावैलेंट है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दे रखा है 2 into 10 to the power 21, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ होली था 10 to the power 16, तो ये अप्रॉक्स हो गया 2 into 10 to the power 21 पर क्यूबिक मीटर। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ सिलिकॉन, ये बाय विच द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, उस फैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए फैक्टर की बात करें, इंक्रीज फैक्टर इज इक्वल टू N फाइनल माइनस N इनिशियल डिवाइडेड बाई N इनिशियल। N फाइनल आपको दे रखा है 2 into 10 to the power 21 माइनस ये दे रखा है 10 to the power 16 डिवाइडेड बाई 10 to the power 16। 21 10 to पावर में ज़्यादा वैल्यू है 10 to पावर 16 से, जब इसमें माइनस किए तो ये अप्रॉक्स में बचेगा कितना
2 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 16। सॉल्व किए तो कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ऑप्शन विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 3। नेक्स्ट question number 43. Two coils A and B are connected in series across a 200 volt 50 hertz supply. The resistance of A is 6 ohm and the inductance of B is 0.3 Henry. The power consumed is 1.5 kilowatt and the power factor is 0.6. The impedance of the circuit is. देखिए पावर कंजम्पशन की बात होगी तो वो रजिस्टर के अक्रॉस, तो वो पावर कंजम्पशन की यहाँ बात करें तो P इक्वल टू लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। VRMS, फिर देखिए यहाँ पे VRMS और IRMS की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे VRMS लिखे और IRMS को लिख सकते हैं हम लोग VRMS डिवाइडेड बाई Z, जहाँ पे इम्पीडेंस है, और कॉस फाई क्या होता है पावर फैक्टर कॉस फाई। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है। तो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, तो ये वैल्यू हमेशा RMS वैल्यू होता है। तो इसकी वैल्यू को पुट किए, ये आ गया 200 इंटू ऑफ 200 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस पूछा है। कॉस फाई का वैल्यू दे रखा है 0.6 पावर फैक्टर, और पावर यहाँ पे दे रखा है 1.5 किलो वॉट। तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिखे। तो जब इसको सॉल्व किए Z इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 16 ओम। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 44. A nucleus splits into nuclear parts which have their velocity ratio equal to 8:1. What will be the ratio of their nuclear radius? देखिए अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू m2 v2 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकॉज स्प्लिट्स होने के बाद में इनिशियली कैसा था रेस्ट पे, फिर स्प्लिट्स हुआ, स्प्लिट्स होने के बाद में अगर पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ तो उसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बात की है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं क्या v2 बाई जो v1 होगा, वेलोसिटी v2 बाई v1 जो होगा वो m1 बाई m2 के रेशियो के बराबर, और मास बराबर लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या यहाँ पे मास को भी लिख सकते हैं हम लोग r1 बाई r2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस r1 बाई r2 का होल क्यूब। v2 बाई v1 दे रखा है आपको, v2 बाई v1 कितना हो जाएगा, यह है क्योंकि v1 बाई v2 दे रखा है 8:1, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू r1 बाई r2 का होल क्यूब, या फिर r1 बाई r2 लिखे तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू 1/2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इधर लेकर आए तो ये आ गया 1/3, तो दैट इज कितना आ गया 1:2। तो पूछा है न्यूक्लियर का रेडियस क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 1:2, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड 1:2। नेक्स्ट question number 45. The figure shows a logic circuit with two inputs A and B and the output C. The voltage waveforms across A, B, C are given. The logic gate circuit is. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं वेवफॉर्म की हेल्प से। तो पहले देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म अगर बात करें तो ये हायर पोटेंशियल, तो क्या इसको 1 1 लिखें, इसको 0 0 1। यहाँ पे बात करें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। यहाँ बात करें तो ये 1 1 1 0 और ये 1 आया। तो पहला यहाँ पे चेक कर लेते हैं और गेट को। अगर हम लोग 1 + 0 करें तो 1 सही है। आगे चलते हैं, 1 + 1 करने पे 1 ये भी सही है, 0 + 1 करने पे 1 ये भी सही है, और 0 + 0 करने पे 0 आ रहा है ये भी सही है। यानी ऑप्शन क्या आ गया आपके पास और गेट, पहला ही ऑप्शन हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ओके, होप सो इट विल हेल्प अ लॉट। थैंक यू सो मच।